हे गाइस, मेरा नाम है अनुभव। वेलकम टू बायोलॉजी 8 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस के बारे में। वीडियो होगा शॉर्ट, इजी एंड बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। हम डिस्कस कर चुके हैं आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें आते हैं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट्स में प्लेलिस्ट पिन कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम ऐसे कुछ एक्सेप्शंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो कि इन 5 किंगडम्स में से किसी में भी फिट नहीं बैठ पाए, और वो हैं वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। तो चलिए देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें बाकी 5 किंगडम से अलग बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। वायरसेस को 5 किंगडम्स में इसलिए कोई जगह नहीं मिल पाई क्योंकि हम यही डिटरमाइन नहीं कर पाए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। कितनी अजीब बात है ना, कि बायोलॉजी में हम किसी ऐसी चीज को स्टडी कर रहे हैं जिसके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। देखिए, किसी भी चीज को लिविंग मानने के लिए उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है, जिन्हें हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। जैसे कि उस ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करनी होंगी, तभी हम उसको लिविंग मानेंगे। तो वायरसेस जो हैं उनमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी ये एसेल्युलर होते हैं और इसीलिए हम इन्हें ट्रूली लिविंग नहीं मानते। उसके अलावा वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी ये टोटली पैरासिटिक होते हैं, 100% अपने होस्ट यानी जिसे ये इन्फेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये करते क्या है कि जब ये होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं तो इनका एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट यानी लिविंग सेल के अंदर एंटर करते हैं तो ये उस सेल पे पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और उसकी मशीनरी को टेक ओवर करके खुद अपने आप को रेप्लिकेट करवाना शुरू कर देते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद होस्ट सेल्स को किल करके दूसरे होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए चल पड़ते हैं। तो ये तो बात हुई वायरसेस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब बात करते हैं कि हमने वायरसेस को डिस्कवर कैसे किया। तो सबसे पहले 1892 में डीजे इवानोविस्की ने वायरसेस टर्म को कॉइन किया, जिसका मतलब होता है वेनम यानी जहर या पॉइजनस फ्लूइड। इन्होंने एक टबैको प्लांट की लीफ पे मोज़ैक डिजीज को ऑब्जर्व किया, यानी इन्होंने लीफ के ऊपर कुछ येलो लाइट ग्रीन कलर के स्पॉट्स को ऑब्जर्व किया। इन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो स्पॉट्स हैं ये कुछ माइक्रोब्स की वजह से कॉज हो रहे हैं। अब ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया भी हो सकते थे, तो इन्होंने क्या किया कि इनको आइसोलेट करके बैक्टीरियल फिल्टर से पास करवाया, और ये बहुत ईजिली उस बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो गए, जिससे इवानोविस्की ने कंक्लूड किया कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया से साइज में छोटे हैं, अदरवाइज ये बैक्टीरियल फिल्टर से पास नहीं हो पाते। क्लियर? उसके बाद 1898 में M.W. बिजर्निक ने अगेन मोज़ैक डिजीज से इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट की लीफ से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया और इस फ्लूइड को एक हेल्दी प्लांट से इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसा करने पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हेल्दी प्लांट था उसमें भी इन्फेक्शन हो गया। इस पे बिजर्निक ने इस फ्लूइड को बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो इवानोविस्की और बिजर्निक के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और ये हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करने में केपेबल हैं। उसके बाद 1935 में W.M. स्टैनली ने पहली बार वायरसेस को क्रिस्टलाइज करा और हमें ये बताया कि ये जो वायरसेस हैं दे आर लार्जली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? तो इवानोविस्की, बिजर्निक और स्टैनली, इन तीनों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को हमें याद रखना है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में।
और अब ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वायरसेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, यानी कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इनके जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और यही वायरसेस का वो पार्ट होता है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। थोड़ा और डिटेल में हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। वायरसेस के केस में या तो ये डीएनए होगा या आरएनए। किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते, जबकि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि डीएनए और आरएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, यानी एक ही स्ट्रैंड होगा, या डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंड को हम रेफर करते हैं स्मॉल एस से और डबल स्ट्रैंड को DS से। तो NCERT हमें बताती है कि जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वायरसेस में प्रोटीन एक कोट के फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड पे प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। इस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड और ये कैप्सिड छोटे छोटे सब यूनिट से बना हुआ होता है जिन्हें हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। अब NCERT बताती है कि ये जो कैप्सोमियर्स हैं ये अलग अलग तरह के अरेंजमेंट में हो सकते हैं, जैसे कि पॉलीहेड्रल, हेलिकल। और हेलिकल अरेंजमेंट का एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को बुक में दिया हुआ है, TMV यानी टोबैको मोज़ैक वायरस। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये TMV का न्यूक्लिक एसिड RNA है जिसके ऊपर ये प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड चढ़ा हुआ है। ये छोटे छोटे कैप्सोमियर हैं जिनसे मिलके कैप्सिड बना हुआ होता है। एक और वायरस का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है बैक्टीरियोफेज का, यानी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हमें एक हेड देखने को मिलता है। ये हेड प्रोटीन कोट होता है जो कई सारे कैप्सोमियर्स से मिलके बना होता है। इस हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। हेड के बाद इसमें एक कॉलर रीजन और शीथ होता है और फाइनली टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया पे जाके अटैच होता है। क्लियर हो गया? ऑसम। तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो फाइनली अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एनिमल्स में वायरस कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो आप बताएंगे मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। ये सारी डिजीजेस वायरस के द्वारा कॉज करी जाती हैं। प्लांट्स में वायरस के इन्फेक्शन से काफ़ी तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोज़ैक्स का फॉर्म होना, लीफ का रोल हो जाना या कर्ल हो जाना, लीफ में येलोइंग या वेन क्लियरिंग और स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ का रुक जाना। नाउ ये तो हमने जान लिया वायरसेस के बारे में। तो अब वायरॉइड्स क्या हैं? बहुत ही सिंपल तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो वायरसेस से छोटे होते हैं, क्योंकि इनमें वायरसेस की तरह आरएनए तो होता है लेकिन उसके ऊपर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, फ्री आरएनए होता है। इसीलिए इनको वायरॉइड कहा जाता है। और इनका जो आरएनए होता है वो वायरसेस के कंपैरिजन में कम मॉलिक्यूलर वेट का होता है। इनकी डिस्कवरी की अगर बात करें तो वो हुई थी 1971 में T.O. डाइनर के द्वारा, जब ये पोटैटो प्लांट में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को स्टडी कर रहे थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायरॉइड्स कौन सी डिजीज कॉज करते हैं तो आप बताएंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन जो वायरॉइड इस डिजीज को कॉज करता है उसको बोलते हैं PSTVD,
potato spindle tuber viroid. And this was the first viroid to be discovered. Done? अब लास्टली जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली उनकी बात कर लेते हैं, यानी लाइकेंस। लाइकेंस एल्गी और फंजाई के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहां दोनों ही को बेनिफिट होता है, जिसको आपकी एनसीईआरटी कहती है म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस। ये एसोसिएशन इतना क्लोज होता है कि दूर से ये पता ही नहीं चलता कि ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलके बना हुआ है। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और ये फंजाई के लिए फूड को प्रिपेयर करता है। तो आप से याद रख सकते हैं फाइकोबायोन्ट एंड फूड। क्योंकि फंगल पार्टनर यहाँ हेट्रोट्रॉफिक होता है और अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए इसको फूड के लिए एल्गी की ज़रूरत होती है जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है। क्लियर? अब जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट, और इसका काम होता है शेल्टर प्रोवाइड करना, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना और अपने पार्टनर यानी एल्गी को प्रोवाइड करना। क्लियर? बहुत बढ़िया। एक चीज़ और लाइकेंस के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। कैसे? जिस एरिया में खूब अच्छे खासे लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं, यानी वो एरिया ओके है, लेकिन अगर लाइकेंस कम हुए तो ये इंडिकेट करता है कि उस एरिया में पोल्यूशन बढ़ चुका है, क्योंकि लाइकेंस पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। ऑल राइट, दैट्स इट अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर हाँ तो डू लीव अ लाइक। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं टू गेट PPTs एंड वीडियो नोटिफिकेशंस @t.me/biologyaid। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @biology_aid। I'll see you guys soon, and until the next time, stay curious.